दोस्तों, पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जहां डॉन का नाम रहमान डकैत है, लेकिन उनका पूरा मुल्क बकैत है। थिएटर्स में धुरंधर चल रही है, बहुत लोगों की जल रही है। पाकिस्तान के लियारी में जिस गैंग वॉर और ब्रूटैलिटी को दिखाया गया इस फिल्म में, उसको लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना धुरंधर में दिखाए गए इंसिडेंट्स पर रियल लाइफ में आखिर हुआ क्या था उस पर बात कर ले, क्योंकि हमारे यहां लोग मुंह में पान और फिल्मों पर ज्ञान बहुत जल्दी घुसेड़ देते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, धुरंधर में जिस लियारी का गैंग वॉर दिखाया गया है, जानते हैं कि उसकी असलियत आखिर है क्या? इसे कराची का वाइल्ड वेस्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान के शहरी क्राइम, आतंकवाद और खुफिया खेल का ये एक नंगा सच है, जहां ड्रग्स, गैंग वॉर, पॉलिटिकल बैकिंग और आईएसआई जिहादी नेटवर्क मिलकर भारत को निशाना बनाने वाली साजिशों की जमीन तैयार करते थे। यह इलाका केवल गुंडागर्दी या लोकल माफिया की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की उस गहरी स्ट्रक्चरल बीमारी का आईना है जिसमें उनका देश, पॉलिटिक्स, अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद एक दूसरे से गुथे हुए दिखते हैं। दरअसल लियारी कराची के सबसे पुराने इलाकों में से है, जहां शुरू में कम इनकम वाला सेक्शन, खासकर अफ्रीकी मूल के लोगों और बलूच कम्युनिटी की बस्तियां थी, जो फुटबॉल, बॉक्सिंग, कल्चरल लाइफस्टाइल के लिए मशहूर थी। 70 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां के लोगों को जमीन के राइट्स दिए, जिससे यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी का मजबूत वोट बैंक बन गया। इसके बाद में यह जमीन मुत्तहादी कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम के साथ पॉलिटिकल लड़ाई का पार्ट बन गई। 70-80 के दशक में अफगान युद्ध, पाकिस्तान से होकर गुजरने वाला हीरोइन ट्रांजिट रूट और हथियारों की बाढ़ ने इस सोशल ताने बाने को तेजी से क्राइम डोमिनेटिंग बना दिया, और यहीं से उस गैंग वॉर की शुरुआत हुई जिसका लीडर रहमान डकैत था। 80 के दशक से छोटे मोटे क्रिमिनल ग्रुप धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशनल गैंग में बदल गए, जिनमें शुरुआती दौर में काला नाग, दादाल और शेरों जैसे नाम, और बाद में रहमान डकैत, अरशद पप्पू, हाजी लालू, इकबाल बाबू जैसे चेहरे उभरे। 2000 के दशक में रहमान डकैत ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर एक तरह से पैरेलल हुकूमत भी वहां खड़ी कर दी, जो रंगदारी, ड्रग्स, तस्करी, अपहरण और पर्ची सिस्टम के जरिए इलाके से पैसे वसूलते हुए पॉलिटिकल पार्टी से सीधे डील कर रही थी। 2007 में बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान वापसी पर कराची में करसाजा धमाके के बाद रहमान डकैत ने भुट्टो को अपनी गाड़ी में बिठाकर बिलावल हाउस तक सुरक्षित पहुंचाया था। इस घटना ने रहमान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी का करीबी बना दिया, जिसके बाद उनकी पीपल्स अमन पार्टी को पार्टी का सपोर्ट मिला। अब धुरंधर में सिर्फ रहमान डकैत तक की कहानी को दिखाया गया है, लेकिन रहमान की मौत के बाद उजैर बलोच ने पीएसी और लियारी पर कब्जा कर लिया। अरशद पप्पू गैंग के साथ खूनी दुश्मनी ने सैकड़ों मर्डर, अपहरण, डेड बॉडीज की बोरियां और रॉकेट ग्रेनेड तक के इस्तेमाल वाली शहरी जंग को जन्म दिया। इन गैंगों की ताकत इस हद तक बढ़ गई दोस्तों कि कराची के कुछ हिस्से सालों तक नो गो एरिया बन गए, जहां पुलिस और रेंजर्स भी बिना भारी फोर्स के घुसने से कतराती थी। अब बात करते हैं लियारी के इस क्रिमिनल नेक्सस को पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट कैसे मिलता था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप और बाकी रिसोर्स के अनुसार कराची की पार्टियां, खासकर पीपीपी और एमक्यूएम यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ने सालों तक लियारी और बाकी इलाकों के गैंगों को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया। अब बदले में इन्हें प्रोटेक्शन, ठेके और पुलिस प्रशासन में दबदबा मिलता था। रहमान डकैत की पीएसी पीपीपी के लिए चुनावी ताकत और डर की राजनीति फैलाने की रिसोर्स बनी, जबकि ऑपोजिशन ने अपने सपोर्ट वाली गैंगों के सहारे कास्ट और रीजन में डोमिनेंस की लड़ाई लड़ी। दोस्तों, यह पाकिस्तान में ही पॉसिबल हो सकता था कि वहां के नेता 1 किलो मलाई के लिए पूरे मुल्क को बाजार में बेच दे। अपने ही देश के अंदर इतना बड़ा डिवाइड कराना पाकिस्तान और खासकर पंजाबी पाकिस्तानी के लिए कोई नई बात नहीं थी। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो, सबको पता कि हम चैंपियन में। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। खैर, उधर आईएसआई और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां एक तरफ जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से पर्दे के पीछे का खेल खेलती रही, तो वहीं दूसरी ओर शहरी लेवल पर अंडरवर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट माफिया, पोर्ट कंट्रोल और हवाला नेटवर्क पर भी नजर रखती रही। अप्रैल 2012 में पीपीपी सरकार ने उजैर बलोच और उसके नेटवर्क के खिलाफ बड़े पुलिस ऑपरेशन की शुरुआत की, जब गैंग वॉर खुलेआम शहर को जकड़ने लगी थी। शुरुआती ऑपरेशन में पुलिस को भी भारी विरोध, रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर फायर और घनी बस्ती की आड़ के कारण भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद 2013 में नवाज शरीफ के दौर में कराची में पूरी जगह टारगेटेड ऑपरेशन और रेंजर्स को खुली छूट दी गई। 2013 से 17 के बीच हजारों अक्यूज्ड की गिरफ्तारी, फाइनेंशियल और हथियार सप्लाई लाइन पर वार हुआ। इसके साथ ही इंटेलिजेंस बेस्ड छापों ने पीएसी और उससे जुड़े चेहरों को या तो मार गिराया या गिरफ्तार कर लिया। 2017 में रेंजर्स ने बाबा लाडला जैसे गैंग लीडर को एनकाउंटर में खत्म किया। बावजूद इसके पुलिस और रिसर्च रिपोर्ट मानती हैं कि लियारी के पुराने गैंग नेटवर्क का क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके गुर्गे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग्स और स्मॉल सेल्स के रूप में आज भी एक्टिव है। कराची पर हुए सिक्योरिटी स्टडीज बताते हैं कि लियारी गैंग सीधे तौर पर टिपिकली जिहादी ग्रुप जैसे एलईटी और जेईएम की तरह आइडियोलॉजिकल ग्रुप नहीं थे, लेकिन उनका क्राइम नेटवर्क कई बार आतंकी ग्रुप्स के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार सप्लाई, फाइनेंसिंग और शहरी वायलेंस में इस्तेमाल हुआ था। हीरोइन रूट, पोर्ट्स के जरिए स्मगलिंग, हवाला और अवैध हवाला चैनलों से होने वाली आमदनी का हिस्सा अफगान पाक जिहादी नेटवर्क और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स तक पहुंचने के आरोप डिफरेंट रिपोर्टों में दर्ज है। पाकिस्तानी आतंकवाद ट्रेंड एनालिसिस ये दिखाते हैं कि टीटीपी
एलईजे जैसे सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स ने कराची के गैंग और लोकल मिलिटेंट सेल्स को कभी कभी हिटमैन, शेल्टर या फाइनेंसिंग के लिए यूज किया, खासकर जब उन्हें शहरी इलाकों में डिनायबिलिटी चाहिए होती थी। इस सिस्टम ने क्राइम और आतंकवाद के बीच की लकीर धुंधली कर दी, जहां एक ही बंदूक कभी ड्रग रूट की रखवाली करती, कभी पॉलिटिकल टारगेट किलिंग करती और कभी कम्युनल या आतंकी हमले में यूज होती। अब दोस्तों, इस लैरी के नेटवर्क में सबसे बड़ा डेंट नकली नोटों के उस सिंडिकेट ने लगाया, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी लगातार अपने ही देश में एक पैरेलल इकोनॉमी से लड़ती रही। इस 10 साल के आईएसआई प्रोजेक्ट का नाम था कराची प्रोजेक्ट। आईएसआई ने लैरी के गैंग्स जैसे उजैर बलोच गुट को हथियार और फंड्स दिए, जो जाली नोट प्रिंटिंग यूनिट चलाते थे। आतंकी फंडिंग के लिए खनानी सिंडिकेट ने हवाला रूट से नेपाल, बांग्लादेश होते हुए भारत में नोट डाले। कराची प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लैरी इलाके से कंट्रोल्ड एक सीक्रेट जाली नोट ऑपरेशन था, जो आईएसआई की बैकिंग से चलता था, जिसमें पाकिस्तानी बैंकर्स, जनरल और गैंगस्टर्स ने मिलकर हाई क्वालिटी वाले भारतीय नोट छापे। अब ये जाली नोट सबसे पहले तो महंगाई बढ़ाते थे, वहीं इन्हीं नोटों से टेरर फंडिंग भी की जाती थी, जिससे इकोनॉमी को अरबों का नुकसान होता था। सोचिए कि जाली नोट का नेक्सस इतना गहरा था कि हर 1000 नोटों में 4 जाली होने का एस्टिमेट था, जो ब्लैक मार्केट और ड्रग्स को बढ़ावा देते थे। लेकिन 2016 की नोटबंदी के बाद इस पूरे नेक्सस और इसके नेटवर्क की कमर हिल गई। न तो पाकिस्तान के पास नए नोटों को बनाने के लिए नया वाला पेपर था, और न ही उनके पास वो डाई थी जिसके बल पर वो नकली नोटों को बना सके। इसके बाद रही सही कसर 2000 के नोटों को भी बैन करके सरकार ने पूरी कर दी। इस पूरे टेरर फंडिंग को एक झटका मिल गया था कि या खुदा, बॉर्डर पार करते ही ये नोट भी बंद तो नहीं हो जाएंगे। इसके साथ ही कराची प्रोजेक्ट जैसे मामलों में भारत के अंडरवर्ल्ड, एलईटी, इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआई के बीच लिंक भी सामने आए थे, जिनका कंट्रोल पाकिस्तान की जमीन से होता रहा। इस पूरे ढांचे ने कराची को इकोनॉमिक नर्व सेंटर के साथ साथ छुपे हुए आतंकी इकोसिस्टम में भी बदल दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक एज मिलता था। 2010 में एक रिपोर्ट बताती है कि एक्सपेक्टेड घुसपैठ 1500 से 1700 करोड़ रुपए की थी भारत में, जो 2012 तक 2500 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया था, यानी पूरे करेंसी नोट का लगभग 55% का ग्रोथ। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात थी। भारत में पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, केरल जैसे राज्यों में लोकल नेटवर्क इन्हें ड्रग्स, हथियार, हवाला और चुनावों के दौरान कैश फ्लो में मिक्स करते थे। धुरंधर में एक डायलॉग है ना दोस्तों, कि हिंदुस्तान का असली दुश्मन एक हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पे आता है। ये हिंदुस्तानियों की ही गद्दारी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना बड़ा नेक्सस बना पाया। दरअसल इसकी शुरुआत उस कॉन्ट्रैक्ट से हुई जहां भारतीय नोट बनाने का ठेका मिला था। साल 2004 में एक ब्रिटिश कंपनी को भारतीय करेंसी सिक्योरिटी फीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाया कि यही कंपनी पाकिस्तान को भी करेंसी पेपर और सिक्योरिटी मटेरियल दे रही थी, और आईएसआई इन्हीं से बड़े पैमाने पर भारतीय नकली नोट भी छपवा रही थी। सीबीआई की एक एफआईआर के मुताबिक ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कई बार बढ़ाया गया और 2015 तक चला, जबकि बीच में पाकिस्तान लिंक्ड रिस्क पर इनपुट मिलने शुरू हो गए थे। आरोप यह भी है कि इस फैसले से पाकिस्तान को वही मिलती जुलती सिक्योरिटी पेपर टेक्नोलॉजी मिल गई जिससे वो लगभग असली भारत जैसे जाली नोट छाप सका। कुछ भारतीय अफसर और पॉलिटिकल बिजनेस नेटवर्क पर भी आरोप लगा कि उन्होंने कमीशन और रिश्वत के लालच में ऐसी विदेशी कंपनी को क्रिटिकल सिक्योरिटी फीचर का मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाया। बाकी दोस्तों, गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि खुफिया इनपुट आने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक चलता रहा। यह ऐसे लापरवाही थी जिससे इंडिया को 10 सालों तक नुकसान पहुंचा। 2016 की डिमोनेटाइजेशन के बाद रिपोर्ट्स में कहा गया कि हाई क्वालिटी पुराने नोटों की रिकवरी लगभग बंद हो गई है, जिससे साफ दिखा कि पाकिस्तान वाले नेटवर्क को भारी झटका लगा है। अब आप ही सोचिए कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद भी जिन जिम्मेदार लोगों ने आंखें मूंदी, उनके लिए बॉर्डर लाइन गद्दारी ही सही टर्म है। जिन अधिकारियों और बाबू लोगों ने कुछ डॉलर्स के लिए देश बेचने जैसा महापाप किया, उनको खुफिया एजेंसियां अच्छे से पहचानती भी हैं। पीएमओ तक भी रिपोर्ट गई होगी, लेकिन वो हमें नहीं पता। अच्छा है कि नहीं पता, ऐसी खुफिया बातें आम लोगों को नहीं पता हो तो अच्छा है, जो पूरे खुफिया नेटवर्क को तोड़ दे। बताइए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर लैरी, जिसको इस फिल्म में यानी धुरंधर में दिखाया गया, मोटा माटी अगर देखा जाए तो 2-3 चीजों के लिए ये आज भी लोगों के जहन में है। पहला, वहां पर चलने वाले गैंग वॉर्स, जिसने वहीं के लोकल बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जानें ली। फिर उसी लोकेशन से हथियारों की तस्करी, जिससे भारत को भी भयंकर नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद नकली नोटों का सिंडिकेट, जिसके मास्टरमाइंड को या उनसे जुड़े लोगों को अज्ञात बंदूकधारियों ने अपने हिसाब से उनका इलाज कर डाला। तो दोस्तों, ये थी कराची के लैरी इलाके की वो कहानियां, जिनमें से कुछ तो आपको धुरंधर में देखने को मिल गई, पर कुछ हमने आपको बता दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सही लगी तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और भी वीडियो के साथ डेली यहां पर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।